हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मटेरियल कॉस्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मटेरियल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, कंपोनेंट है। जब आप किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट के अंदर जो मटेरियल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो बहुत ज़रूरी है कि इसका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं मटेरियल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स के कुछ एग्जांपल्स हम गो थ्रू करेंगे, और जो हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है उसके जो रेफरेंस क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटेरियल। सो मटेरियल में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में। तो ध्यान समझिएगा, जो टाइप्स ऑफ मटेरियल है, तो दो तरह का मटेरियल होता है, आपको पता ही होगा। एक होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। पहले पढ़ते थे। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? मटेरियल डायरेक्टली यूज्ड इन क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट। तो जब आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो उसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है, इस्तेमाल होता है डायरेक्टली, जैसे कि सपोज करिए कि आप फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है। तो फर्नीचर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? टिम्बर। तो ये जो टिम्बर है, ठीक है, ये हो गया मेरा डायरेक्ट मटेरियल। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली यूज हो रहा है फर्नीचर बनाने में। कॉस्ट कैन बी इजिली ट्रेस टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो सपोज करिए कि अगर मैं एक फर्नीचर में एक टेबल बना रहा हूं और मुझे पता करना है कि इस टेबल पे जो टिम्बर इस्तेमाल हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है, तो उसे पता लगाना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि मैं कहता हूं कि एक टेबल के लिए मुझे 2 किलोग्राम टिम्बर चाहिए, ठीक है। टिम्बर की प्राइस कितनी है? सपोज करिए टिम्बर की प्राइस है ₹100 पर केजी। तो एक टेबल को बनाने के लिए 2 किलोग्राम टिम्बर चाहिए, टिम्बर, ओके। और 1 किलोग्राम टिम्बर की प्राइस कितनी है? 100 रुपए। तो 2 किलोग्राम की कितनी हो जाएगी? 200 रुपए। तो इसका मतलब है कि एक टेबल पे जो टिम्बर लगा है वो कितने रुपए का है? 200 रुपए का। तो आपने क्या किया? कॉस्ट को इजीली ट्रेस कर लिया अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे टेबल है। तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की। तो ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल आपके ओवरहेड्स का हिस्सा होता है, ठीक है। तो जब आप लेबर चैप्टर पढ़ेंगे, लेबर के बाद आता है आपका ओवरहेड्स चैप्टर। तो ओवरहेड्स के अंदर 3 चीजें आती हैं, जिसमें से एक है इनडायरेक्ट मटेरियल। सो मटेरियल यूज्ड इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, दोनों ही प्रोडक्शन में यूज होते हैं, ठीक है, बट नॉट स्पेसिफिकली टाइड टू एनी सिंगल फाइनल प्रोडक्ट। जैसे सपोज करिए कि ये है आपका वेयर हाउस या ये आपकी फैक्ट्री है, और यहाँ पे आप अलग अलग तरह के जो फर्नीचर आइटम्स है उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये आपका फर्नीचर आइटम नंबर 1, 2, 3, 4, तो 4 तरह के अलग अलग फर्नीचर आप बना रहे हैं। टेबल, चेयर, डेस्क, कुछ भी आप सोच सकते हैं माइंड में। अब सपोज करिए इनको बनाने के लिए आपको अलग अलग तरह की मशीन्स, इक्विपमेंट्स का यूज चाहिए, और उनको सही से फंक्शनिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑयल। तो आपको पता ही, मशीन्स, इक्विपमेंट, इनमें ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो ऑयल है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये आप अपने फर्नीचर नंबर 1 के लिए यूज कर रहे हो, 3 के लिए कर रहे हो, 4 या 2, किसके लिए कर रहे हो? तो आप बोलोगे सर ये तो हम सभी के लिए कर रहे हैं। तो ऑयल की जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली किसी एक फाइनल प्रोडक्ट से, स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये ऑयल आपका इनडायरेक्ट मटेरियल यानी कि ओवरहेड्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। इसमें ध्यान रखिएगा कि बहुत ही मतलब कम चांसेस हैं कि आपसे थ्योरी में भी एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है कि चलो बताओ डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। तो जब भी आप इसे लिखेंगे आपको विद एग्जाम्पल वहां पे लिखना पड़ेगा। आइए अब हम चलते हैं थोड़े न्यूमेरिकल्स चीजों पे। जैसे सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो जब भी हम मटेरियल की कॉस्टिंग करते हैं, जो कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही कॉस्ट आगे चल के आपकी टोटल कॉस्ट का हिस्सा बनती है, ठीक है। तो वो मटेरियल की टोटल कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 3 चीजें यहां पे आएंगी: मटेरियल की परचेस कॉस्ट, मटेरियल को ऑर्डर करने की कॉस्ट, और मटेरियल को कैरी, होल्ड या स्टोर करने की कॉस्ट। तो इन तीनों को मिला के बनता है आपका मटेरियल का टोटल कॉस्ट। आइए अब एक एक ये जो 3 कंपोनेंट हैं इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो टोटल परचेस कॉस्ट क्या होती है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, परचेस्ड सॉरी, इनटू परचेस प्राइस पर यूनिट। तो सपोज करिए कि आपने 1000 किलोग्राम रॉ मटेरियल लिया और 1 किलोग्राम की जो प्राइस है वो है 10 रुपए। तो आपकी परचेस कॉस्ट कितनी हो गई? 10,000 रुपए। ये है मटेरियल को सिर्फ परचेस करने की कॉस्ट। अब जब आप मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करते हो तो कुछ ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लगती है। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपने कितने किए मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो मान के चलिए कि आपके जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, ठीक है, वो है 10, और एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट है 100, तो 1000 रुपए हो गई आपकी
टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक उसी प्रकार से कैरिंग कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। कैरिंग कॉस्ट यानी कि मटेरियल को कैरी करने की कॉस्ट, मटेरियल को होल्ड करने की कॉस्ट, या बोल लीजिए मटेरियल को स्टोर करने की कॉस्ट। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी कि ऑन एन एवरेज आप कितना स्टॉक होल्ड करते हो। ध्यान रखिए, हम जितना ऑर्डर करते हैं, रिसीव करते हैं, हम पूरा होल्ड नहीं करते, हम यूज भी करते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्टॉक जो आप होल्ड करोगे उसको आप मल्टीप्लाई कर दो कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट की एक साल तक। तो सपोज करिए कि आपका जो एवरेज स्टॉक है फॉर एग्जांपल वो है 200, ठीक है, 200 किलोग्राम या यूनिट बोल लो, इनटू आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो है 2 रुपए, तो 400 रुपए आ गई आपकी कैरिंग कॉस्ट यानी कि होल्डिंग कॉस्ट। तो इस प्रकार से आपकी जो टोटल कॉस्ट हो गई वो हो गई, आप देख सकते हैं 10,000, 1011, 11,400। ठीक है, तो इस सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने नंबर्स लिए हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप अपने मटेरियल की टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सामने यहाँ देख सकते हैं, इनको नाम दिया गया है क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट्स। क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट्स क्या आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट्स का बेसिकली मतलब है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप चाहे आप परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से कर रहे हो, चाहे आप कहीं और से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे आप आके थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं, सोचने लगते हैं। तो उन पॉइंट्स को यहाँ पे हमने कवर किया हुआ है, तो जिससे जब आप फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी काफी मदद होने वाली है। अब इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, रिमेंबर to reduce discount from the purchase price if given in the question। तो अगर क्वेश्चन में आपको परचेज प्राइस दे रखी है, ठीक है, तो आपको उसमें से क्या माइनस करना है, डिस्काउंट। अगर है तो, नहीं है तो ऑब्वियसली आप नहीं माइनस करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज परचेज प्राइस पर यूनिट है आपकी 10 रुपीज एंड डिस्काउंट है आपका 1 रुपए परचेज प्राइस पे। अब ध्यान सुनिएगा, जनरली आप क्वेश्चन में देखेंगे जो डिस्काउंट होता है वो परसेंटेज में होता है, जैसे कि 10% ऑन परचेज प्राइस। तो 10 रुपए का 10% कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 रुपए। ठीक है, तो आपकी नेट परचेज प्राइस कितनी हो गई, 9 रुपए। तो ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट आपको माइनस करना होगा परचेज प्राइस में से। दूसरा क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो कई बार देखा गया स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स गलत निकाल लेते हैं। तो बहुत आसान है, ये रहा उसका फॉर्मूला, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, यानी कि आपको साल भर में कितना मटेरियल चाहिए। ऑर्डर साइज का मतलब है कि आप एक बार में कितनी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल ऑर्डर कर रहे हो। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट है मटेरियल की 10,000, यानी कि पूरे साल भर में आपको 10,000 यूनिट किलोग्राम मटेरियल चाहिए, और एक बार में आप 1,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हो। तो साल भर में आपको कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 10 ऑर्डर आपको पूरे साल भर में करने पड़ेंगे। उसके बाद एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाता है, तो ये देखिए, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, जो कि एक स्टैंडर्ड अजम्पशन है, मतलब हम ये मानते हैं कि हमने जो ऑर्डर किया है उसका आधा हम होल्ड करके चलेंगे। ठीक है, तो एवरेज स्टॉक कैसे होता है हमारा, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज। ठीक है, तो एग्जांपल है, सपोज करिए कि आपका ऑर्डर साइज 1000 यूनिट है, तो उसका आधा यानी कि 500 यूनिट आपका एवरेज स्टॉक है जो आप होल्ड करोगे। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड ऐड करते हैं, एवरेज स्टॉक होल्ड। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, बहुत ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज अप्लाइड टू द परचेज प्राइस और द रिवाइज परचेज प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। इसको थोड़ा समझना, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में सपोज करो आपको परचेज प्राइस दे रखी है 10 रुपए, और ये बोला गया है कि आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है पर यूनिट पर एनम वो 15% है, और कुछ नहीं लिखा, बस इतना लिखा हुआ है 15%। तो आप इस 15% को अपनी परचेज प्राइस पे अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं 10 रुपए का, ठीक है, यहाँ पे 15% निकालूं तो वो आ जाएगा 1.5। ये है आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पर अगर क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट दिया हुआ है तो आपको पता है क्या करना है। ये देखिए पॉइंट नंबर 1, डिस्काउंट को आप परचेज प्राइस से माइनस करेंगे। मान लीजिए डिस्काउंट 1 रुपए का है, तो आपकी नेट परचेज प्राइस कितनी आ गई, 9 रुपीज। अब ये परसेंटेज इस 9 रुपये पे अप्लाई करना है, तो 9 इंटू 15%, 1.35, ये है आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज परचेज प्राइस पर यूनिट इज ₹10 एंड देयर इज डिस्काउंट ऑफ ₹1 ऑन परचेज प्राइस। CCPUPA यानी कि आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है एक यूनिट को पूरे साल भर तक होल्ड करने की, वो है 2% ऑन परचेज प्राइस। नाउ कैलकुलेट द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। दिस 2% विल बी अप्लाइड ऑन ₹9, यानी कि डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो नेट परचेज प्राइस है उस पे ये 2% आप अप्लाई करेंगे, ना कि 10 रुपए पे। अब यहाँ पे एक रेफरेंस डाला गया, ध्यान से देखिएगा, पीपी बुक क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ।
यानी कि ये जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर ये पॉइंट दिया है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 परफेक्ट प्रैक्टिस बुक का। So KL Limited produces product M which has quarterly demand of 8,000 unit. The product requires 3 kg of quantity of material X for every finished unit of product. The other information are as follows. तो देखिए, ये है आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट ₹20 पर केजी, और ये रही आपकी कैरिंग कॉस्ट जो कि परसेंटेज में दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, 20 इंटू 15%, यानी कि ₹3 आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हो गई। आगे बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट देखते हैं। रिमेंबर दैट यू नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड नॉट फिनिश्ड गुड। बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ध्यान रखो, जब भी मटेरियल चैप्टर के अंदर हमें मटेरियल की कॉस्ट निकालनी होती है, फिनिश्ड गुड्स की नहीं। क्या है इसका मतलब, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स रिक्वायर 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। सपोज करो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका नाम है ए। इस प्रोडक्ट ए की एक यूनिट को बनाने के लिए आपको कितना मटेरियल लगता है, 2 किलोग्राम। तो टोटल मटेरियल कितना लग गया, 2 किलोग्राम। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स का है। अब जो टोटल प्रोडक्शन कर रहे हो आप इस ए प्रोडक्ट का, वो कितना कर रहे हो, 1000 यूनिट। तो टोटल मटेरियल कितना लगेगा आपको, 2000 किलोग्राम। ठीक है, देयरफॉर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 2000 kilograms. Consider this while calculating annual requirement of material. तो जब भी आप मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट निकालेंगे तो आपको ये 2000 किलोग्राम लेना है। अब आप सोचोगे सर इसमें कंफ्यूजन क्या है, तो बहुत आसान था। ये कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इस क्वेश्चन में आपकी फिनिश प्रोडक्ट की भी एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखी है। तो कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में एनुअल रिक्वायरमेंट किसकी ले लेते हैं, फिनिश प्रोडक्ट की। आपको किसकी लेनी है, रॉ मटेरियल की। ठीक है, तो हमारी पीपी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो पहला ही क्वेश्चन है, उसमें ये पॉइंट दिया हुआ है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1। अ कंपनी मैन्युफैक्चर 5000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पर मंथ। ये प्रोडक्ट, ये 5000 यूनिट्स किसकी हैं, पर मंथ। अभी देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सर 5000 यूनिट्स पर मंथ इंटू 12 कर दो, तो सर साल भर में 60,000 यूनिट्स हमारे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। गलत, ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये आपका प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हो। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 100, परचेज प्राइस 10 रुपए है, री ऑर्डर पीरियड। ठीक है, अब यहाँ देखिए, द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेरीज फ्रॉम 100 kg टू 450 kg पर वीक। ये है रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन, ये नहीं है, ये तो आपके फाइनल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। सो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। एंड पॉइंट नंबर 6, ऑल्सो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग है। एवरेज कंजम्पशन पर वीक या फिर पर डे इंटू 52 वीक्स या फिर 365 डेज। इसका रेफरेंस है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पीपी बुक में, जो अभी हम पढ़ रहे थे। ये देखिए, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कितना दे रखा है आपको, 100 किलोग्राम से 450 किलोग्राम हर हफ्ते। यानी कि ये हो गया मिनिमम कंजम्पशन रॉ मटेरियल का, और ये हो गया मैक्सिमम कंजम्पशन रॉ मटेरियल का एक हफ्ते में। एवरेज कंजम्पशन आ गया आपका 275 रॉ मटेरियल का। ठीक है, ये कैरिंग कॉस्ट दे रखी है। अब इस पूरे क्वेश्चन में आप ये देखिए कि रॉ मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट कहाँ है, नहीं है ना। तो इसके लिए ये बोला गया है कि इसको निकालने का तरीका क्या है। देखो, एवरेज कंजम्पशन पर वीक या पर डे, हमें पर वीक दे रखा है 275 इंटू 52 वीक्स होते हैं। तो 275 इंटू 52 आपके रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है 14,300 किलोग्राम पूरे साल भर की। तो आप इस प्रकार से भी एनुअल रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल की निकाल सकते हैं। आगे कहानी समझ में? चलिए आइए, अब हम बात करते हैं आपके वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि आपने जो मटेरियल परचेज किया है उसका वैल्यूएशन। सर उसमें क्या वैल्यूएशन करना है, इतना मटेरियल खरीदा, ये रही उसकी प्राइस, मल्टीप्लाई कर दो, डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, नहीं। इसके अलावा कई सारी चीजें होती हैं जो मटेरियल के रिसिप्ट्स पे, ठीक है, आपको ऐड या लेस करनी पड़ सकती है मटेरियल की कॉस्ट से। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपसे थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कम चांसेस है लेकिन पूछ सकते हैं कि चलो भाई बताओ कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसका क्या एडजस्टमेंट होगा, बताओ कि कंटेनर्स का क्या एडजस्टमेंट होता है। तो आपको थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी इस चीज को ध्यान में रखना है। आइए, सो वैल्यूइंग मटेरियल रिसिप्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्वायर्ड। ओके, मतलब आपने जो मटेरियल एक्वायर किया है उसकी जो कॉस्ट है उसको पता लगाना कहलाता है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट। अब ये रहे वैल्यूएशन के आइटम्स इस कॉलम में, और ये रहा उनका ट्रीटमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले
इसमें देखते हैं हम ट्रेड एंड क्वांटिटी डिस्काउंट। तो अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, क्वांटिटी डिस्काउंट दे रखा है और प्राइस में से माइनस नहीं हुआ है, तो आपको इसको लिस्ट प्राइस में से माइनस करना है। ठीक है, लिस्ट प्राइस में से जब आप ये माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगी आपकी इनवॉइस प्राइस। कैश डिस्काउंट कई बार क्वेश्चन में होता है, तो इसे कुछ मत करना, इसे ना इग्नोर कर दो, क्योंकि जो कैश डिस्काउंट होता है वो तब आता है जब हम पेमेंट करते हैं, ना कि जब आप मटेरियल परचेस कर रहे हैं। तो आपका जो परफेक्ट रिवीजन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें ये वाला पॉइंट मैंने कवर किया है, तो आप वहां देख सकते हैं इसको अच्छे से। अगर कोई सब्सिडी या ग्रांट आपको मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए लिस्ट प्राइस से, ठीक है, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट को कम करेगा। अगर ड्यूटीज और टैक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी, सो आप इसको लैंडिंग प्राइस में ऐड कर दीजिएगा, यानी कि जो इनवॉइस प्राइस है उस पर आप इसे ऐड कर दो, ये भी आपकी कॉस्ट है। बेसिक कस्टम ड्यूटी इंपोर्टेड गुड्स हैं, ऐड कर दीजिए परचेस कॉस्ट में। अगर कोई दूसरे एक्सपेंस है, कई बार आप देखेंगे कि इंश्योरेंस, फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन, इस प्रकार के कुछ खर्चे दिए होंगे, तो वो भी आपको परचेस कॉस्ट में ऐड करना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो छोटा सा है, ध्यान रखना, अदर एक्सपेंस के अंदर वही एक्सपेंस लीजिएगा जो मटेरियल के परचेस से रिलेटेड है। अगर वो एक्सपेंस मटेरियल के परचेस से रिलेटेड नहीं है, किसी और चीज से रिलेटेड है, तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए जब भी आप मटेरियल का वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे आपको क्या करना है, ऐड करना है, बट टू द एक्सटेंट ऑफ रिफंड नॉट रिसीव्ड। तो इसके लिए एक क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी में कई बार गलती करते हैं स्टूडेंट। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 3 आपके क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट का। कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स टू बी एडेड इफ पेड बाय बायर एंड टू द एक्सटेंट ऑफ रिफंड नॉट रिसीव्ड। देखिए यहाँ पे दो चीजें मैंने कवर की है। पहली चीज, कॉस्ट ऑफ कंटेनर तब आपकी कॉस्ट है जब वो आपने पे किया है, आप मतलब बायर। कई बार ऐसा होता है जो सेलर सप्लायर होता है वो भी कंटेनर की कॉस्ट देता है, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा, वो आपकी कॉस्ट नहीं है। पहली चीज तो ये। तो अगर आपने पे किया है तब ये आपकी कॉस्ट है। दूसरा, कितना ऐड करोगे, जितना आपको रिफंड वापस नहीं मिला। अब ये क्या है, एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कंटेनर डिपॉजिट्स पेड ₹1000 बाय बायर। बायर ने 1000 रुपए का डिपॉजिट दिया कंटेनर के लिए कि लो भाई सप्लायर, 1000 रुपए मैं जमा करता हूं, तुम मुझे अपने कंटेनर्स दे रहे हो, मैं जब वापस कर दूंगा तो मुझे 1000 रुपए वापस करना। रिफंड रिसीव 200। लेकिन सेलर ने आपको सिर्फ 200 रुपए का ही यहाँ पे रिफंड दिया। क्यों? आपने तो उसको 1000 दिए थे, जमा किए थे, तो रिफंड क्यों सिर्फ 200 का आया? क्योंकि हो सकता है आपने उसके कंटेनर्स को डैमेज कर दिया हो। देयरफॉर द बैलेंस 800 विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब आप खुद सोचो, अगर आप किसी को 1000 रुपए दे रहे हो और वो आपको वापस सिर्फ 200 कर रहा है, तो आपकी जेब से कितना लगा? 800। तो ये 800 रुपए आपके मटेरियल वैल्यूएशन में कॉस्ट में ऐड होगा। तो देखिए क्या लिखा है कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स में, एडेड बट टू द एक्सटेंट ऑफ रिफंड नॉट रिसीव्ड। आपको कितना रिफंड नहीं मिला? 800 नहीं मिला, ये आपकी कॉस्ट है। ठीक है, इफ फुल रिफंड रिसीव देन 0 कंटेनर कॉस्ट विल बी एडेड। अगर आपको पूरा 1000 रुपए रिफंड मिल जाता है, फिर आपकी जेब से कुछ खर्चा हुआ ही नहीं, आपकी कंटेनर कॉस्ट 0 हो जाएगी। ठीक है, तो सेम यही पॉइंट आपको हमारी पीपी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 में मिलेगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 11 का स्क्रीनशॉट, ध्यान से देखिएगा। अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर्स 6000, अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर्स। ये पॉइंट दे रखा है, तो जब भी आप इस क्वेश्चन को करें ध्यान से करिएगा। उसके बाद कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपको एक्सक्लूड करने हैं। एक्सक्लूड मतलब आपकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। तो जनरली इसके अंदर एबनॉर्मल नेचर के चार्जेस आते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर बताऊंगा मैं आपको। तो इसे आपको इग्नोर करना है, क्योंकि ये ना कॉस्टिंग पीनल में जाके डेबिट होते हैं या चार्ज होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया डैमेज चार्जेस, कोई पेनल्टी है, कोई फाइन है, तो इस तरह के जो खर्चे हैं, कॉस्ट है, चार्जेस है, इसे आप इग्नोर कर देना, ये आपकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजन एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स एंड नो ट्रीटमेंट। अब सर नो ट्रीटमेंट मतलब क्या हुआ? बहुत आसान है। अगर कुछ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है नॉर्मल रीजन की वजह से, तो आपको उसको सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिकली आपकी गुड यूनिट्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर एबनॉर्मल रीजन की वजह से शॉर्टेज है, तो उसे फिर आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके चार्ज करना पड़ेगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट्स देखते हैं। जैसे सबसे पहला, अदर एक्सपेंस शुड बी रिलेटेड टू मटेरियल परचेज ओनली। तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं पहले ही। नाउ एक्सक्लूडेड एक्सपेंसेस, इसकी बात हो रही है जो एबनॉर्मल चार्जेस होते हैं, इंक्लूड पेनल्टी, डिटेंशन चार्जेस, डैमरेज चार्जेस और एनी अदर एबनॉर्मल चार्जेस। तो ये भी आपका पीपी बुक क्वेश्चन नंबर 11 में दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, दिखा आपको डैमेज। ठीक है,
तो जब आप कॉस्ट निकालेंगे ना मटेरियल की, तो ये 1000 रुपए डैमेज आप ऐड नहीं करेंगे। आगे बात समझ में? चलिए, कंटेनर का हमने देख लिया एग्जाम्पल। नाउ जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेड ऑन परचेज ऑफ मटेरियल, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ सेल, देयरफॉर इग्नोर इट इन द मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन। तो देखो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस था, मैंने कहा था हाँ भाई इसको ऐड कर दो, लेकिन अगर बात जीएसटी की हो रही है जो कि एक तरह का टैक्स है, और आपको उस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आगे चल के उसका बेनिफिट मिल रहा है, फिर वो आपकी कॉस्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मटेरियल, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ सेल, देयरफॉर इग्नोर इट इन द मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन। तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि आपने जीएसटी पे किया सपोज करो 100 रुपए, लेकिन आगे चल के आपको उसको क्रेडिट कितना मिल रहा है? 0। तो ये पूरी की पूरी 100 आपकी कॉस्ट हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल, आपने जीएसटी पे किया 100 रुपए, आपको आगे चल के इसका जो बेनिफिट मिल रहा है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, वो सिर्फ 60 का मिल रहा है, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी अब? 40। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट्स के, जो आपको काफी काम आएंगे जब आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला इसमें टॉपिक, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आपको जनरली मिल ही जाता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या होती है? ये वो ऑर्डरिंग क्वांटिटी है रॉ मटेरियल की जहां पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे निकालना, इसे कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे हमारा पैसा बचेगा। सो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, साइज ऑफ द ऑर्डर वेयर ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। अब इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 into a into a, 2 into a into o divided by c and root। ठीक है, जहां पे a क्या है? एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, आप चाहे तो बोल लीजिए एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल या एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, पर ध्यान रखना है क्या? रॉ मटेरियल। ठीक है, ना कि फिनिश प्रोडक्ट की एनुअल रिक्वायरमेंट। ठीक है, सी का मतलब होता है आपकी कैरिंग कॉस्ट, या जिसे हम होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, पर यूनिट पर एनम, और ओ का मतलब होता है यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो आपको कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट की लेनी है, ध्यान रखना, एक साल के लिए, और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको एक ऑर्डर की लेनी है। चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसके हम। सो टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट माइट नॉट बी सेम एट द ईओक्यू। ध्यान सुनिएगा, जनरली एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए आपको इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। एक ईओक्यू का हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान के चलिए कि आपकी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रॉ मटेरियल की, वो है 1,00,000 किलोग्राम, आपको इतना रॉ मटेरियल चाहिए। आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है पर ऑर्डर वो है 100 रुपए, और आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है पर यूनिट पर एनम, ठीक है, वो है आपकी 2 रुपए। तो आपका ईओक्यू कितना आ जाएगा? सर ईओक्यू इज इक्वल्स टू 2 into एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल विच इज 1,00,000 kilograms multiplied by ordering cost per order which is 100 and whole divided by your carrying cost per unit per annum which is 2, and do not forget the root. So 2 into 1,00,000 into 100 in divided by 2, take the root, so this is coming 3163 किलोग्राम। ये है आपका इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब बोला यह जाता है कि इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी पे आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है और जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो दोनों बराबर होती हैं, इक्वल होती है। निकाल के देखते हैं, चलो तो मैं यही निकाल लेता हूं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? स्टार्टिंग में हमने देखा था नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है मेरी पर ऑर्डर? 100। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय 3163, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे 1,00,000 डिवाइडेड बाय 3163, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके आ रहे हैं 31.62 इंटू 100, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 3162 राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है, अब टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? सर एवरेज स्टॉक निकाल लो। एवरेज स्टॉक क्या होता है? आपका जो ऑर्डर साइज है, ऑर्डर साइज कितना है यहाँ पे आपका? ये 3163, इसका आधा, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज into carrying cost per unit per annum which is 2, so 3163 divided by 2 into 2 वही आ जाएगा 3163। देख रहे हैं आप क्या? ये दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, 1 रुपए का फर्क है राउंडिंग ऑफ की वजह से। ठीक है, तो ईओक्यू पे आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है वो सेम होती है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि टोटल कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट माइट नॉट बी सेम एट द ईओक्यू if there is rounding of fractional order sizes like from
998.10 ये आपका ऑर्डर साइज है, ईओक्यू है बोल लीजिए। आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया 998 पे या 999 पे। देखिए मैंने भी यहाँ पे राउंड ऑफ किया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो फर्क देख रहे हो सिर्फ 1 रुपए का आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है जब आप राउंड ऑफ करते हो थोड़ा ज्यादा, तो फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपकी सेम नहीं होगी, बट दैट्स ओके, क्योंकि वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से है, ठीक है। वेंडर डिस्काउंट might alter the least cost scenario at EOQ। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट। allowing for potential savings by using order quantities different from EOQ। जनरली हमें क्या लगता है कि EOQ पे अगर हम ऑर्डर करते हैं तो हमारा फायदा है, लेकिन कई बार आपका जो वेंडर है, सप्लायर है, वो आपको डिस्काउंट देता है परचेज प्राइस पे। कंडीशन होती है कि हाँ आपको इतना मटेरियल लेना पड़ेगा। तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो वेंडर सप्लायर आपको जो डिस्काउंट दे रहा है, अगर आप वो एक्सेप्ट कर लो और उसकी बोली हुई क्वांटिटी का ऑर्डर करो, तो शायद आपको उसमें ज्यादा फायदा हो। तो इसके लिए हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हमने पहले भी देखा है। अब ये देखिए, शुड द कंपनी एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ 2% डिस्काउंट बाय सप्लायर इफ दे वांट टू सप्लाई द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एक्स इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे सप्लायर क्या बोल रहा है कि आप साल में सिर्फ 4 बार ऑर्डर करेंगे, मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा। तो ऐसे केस में आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी साल भर की वो अलग होगी, ओके, एज कंपेयर टू अगर आप ईओक्यू का ऑर्डर प्लेस करते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कैलकुलेशन करनी होगी, और ये देखिए उसका भी फॉर्मेट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इफ देयर इज वेंडर डिस्काउंट, रिमेंबर यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट अंडर 2 सिनेरियो। देखो मैंने पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला कि हो सकता है कि डिस्काउंट लेने के बाद कॉस्ट कम हो जाए, बट हो सकता है डिस्काउंट लेने के बाद कॉस्ट बढ़ जाए। तो आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और उस कैलकुलेशन में आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ये देखिए, आपको टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ईओक्यू पे, और फिर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी अगर आप क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट करते हो तो। और टोटल कॉस्ट क्या होती है वो हमने पहले देखा हुआ है, टोटल परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। बस टोटल देख लो कितना यहाँ आ रहा है, कितना यहाँ आ रहा है, जहां पे कम आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है आपके रेफरेंस के लिए, जो आगे आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें एक और कैलकुलेशन देखते हैं, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये अलग से एक टॉपिक यहाँ इंसर्ट किया गया है, इसमें काफी गलती करते हैं स्टूडेंट्स। कंप्यूटेशन ऑफ ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि आप जो ऑर्डर प्लेस करते हो अपने सप्लायर को, चाहे वो ईओक्यू हो, चाहे वो कोई और ऑर्डरिंग क्वांटिटी हो, आपको कितने दिनों में ऑर्डर प्लेस करना है। तो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आप कितने दिनों के बाद नया ऑर्डर प्लेस करोगे। Frequency of order is used to compute the frequency of orders or the number of days between consecutive orders within a specified period। यानी कि एक specified period, सपोज करिए कि आपका जो specified period है वो 1 साल का है, तो इस 1 साल के अंदर जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज बिटवीन कंजिक्यूटिव ऑर्डर। तो सपोज करिए आपने साल भर में 2 ऑर्डर प्लेस किए, मान के चलिए फॉर एग्जांपल पहला ऑर्डर दूसरा ऑर्डर, तो पहले और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितने दिन का गैप था, वो होता है आपका ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एग्जांपल देखते हैं, सपोज करिए कि आपकी जो एनुअल डिमांड है रॉ मटेरियल की वो 40,000 किलोग्राम है, और आपने ईओक्यू निकाला, वो आया आपका 2,000 किलोग्राम, यानी कि आप एक बार में 2,000 किलोग्राम का ऑर्डर प्लेस करेंगे। हियर द नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिक्वायर्ड, एनुअल डिमांड कितनी है 40,000, और ऑर्डर साइज कितना है आपका 2000। तो आप साल भर में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, 20 ऑर्डर्स एक साल में। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, ये रहा उसका फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ डेज, तो मैंने मान के लिया है कि एक साल में हम 365 डेज लेके चल रहे हैं वर्किंग, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं 20, तो ये आ गया 18.25, राउंड ऑफ कर दीजिए 19 डेज अप्रोक्सीमेटली। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर होगी वो आपकी होगी अप्रोक्सीमेटली 19 दिन, यानी कि हर 19वें दिन पे आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो देखो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो आपको साल के नंबर ऑफ डेज पता होने चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन होगा ऑब्वियसली, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है।